नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा सुनी थी। अब हम आगे देखते हैं। 21 पन्ने पर हम देखेंगे शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। अब देखते हैं छात्र कि शास्त्री जी ने क्या क्या कार्य किए थे और कब अपने देश के संग्राम में वो जुड़ गए थे, विचारों से वो संकलित थे। वो हम देखेंगे कि शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए हम जो लड़ते थे, तब शास्त्री जी स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। तब वो जुड़ गए थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी ने आह्वान किया था कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए देश के नागरिकों को जागरूक होना है और तन मन और धन से हमें भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन में हमें सभी को मिलजुल कर ऐसे आंदोलन करने हैं, क्योंकि हमारे देश में जो बदिया थी उसे निकालनी थी। तो उन्होंने एक आह्वान किया था। आह्वान यानी कि ललकारना। चुनौती। गांधी जी ने आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी ने स्कूल में भी छात्रों को भी आह्वान किया था कि हमारे देश के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमें संग्राम करना है। इसी प्रकार उन्होंने चुनौती दी थी। तो जो शास्त्री जी थे वह भी 17 वर्ष की उम्र में वहां जुड़ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहता था। उनका मन हमेशा देश की आजादी में ही लगा रहता था और उन्होंने इनके बाद काशी विद्यापीठ में अपनी पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन उनका चित्त था वह देश की आजादी में ही था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। लोक सेवा मंडल, उसमें वह 1926 में वहां उनके साथ जुड़ गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। वो जीवन भर उनका सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। वो लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। इसके बाद वो गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार यानी कि ऊंच नीच के भेदभाव के काम में, ऊंच नीच का जो भेद था उनको नाबूद करने के काम में वो शामिल हो गए। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। अब देश के लिए वो तैयार हो गए थे। तो 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें हुई वो जुड़ गए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1930 से 1942 तक उनकी ये जेल यात्रा थी, वो निरंतर चलती रही, यानी कि 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के दौरान वे 7 बार जेल गए। 1930 से 1942 तक जो 12 वर्ष तक वो निरंतर जेल गए, यानी कि 7 बार वो जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। इस काम से हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें देश के प्रति कितना लगाव था कि वो जेल जाने के बाद भी वो घर में बैठे नहीं रहते थे, फिर से स्वतंत्रता संग्राम में जुट जाते थे। यानी कि 12 वर्ष तक
वो झझूमते रहे, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने पीछे हट नहीं की। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। पहली जेल यात्रा नमक कानून तोड़ो आंदोलन में, दूसरी जेल यात्रा 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने से जेल यात्रा करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। 1942 में भी उनकी जेल यात्रा जो थी वो 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। इस दौरान, इस समय में लाल बहादुर शास्त्री जी है वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भी जुड़े रहते थे, और दूसरी ओर जन सेवा के जो कार्य थे उसमें भी वो अपना कार्य करते थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1935 में उसे कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को किसान यानी कि खेडूत, किसानों के प्रति लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए 1936 में किसानों की जो दशा है उनमें चिंतन करने की एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का अध्यक्ष जो है वह भी लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। पूरी लगन के साथ उन्होंने काम किया और एक रिपोर्ट में उन्होंने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया कि जिसमें उन्मूलन जड़ मूल से नष्ट करने पर विशेष जोर दिया गया। जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं किसानों की, उसको जड़ मूल से ही दूर करना, ऐसा उनका एक संकल्प था। इसके बाद वे 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। अब 6 वर्ष तक इलाहाबाद की जो नगर पालिका है, नगर पालिका के साथ जुड़ते रहे, यानी कि नगर के जो कार्य है उनके साथ उनका कार्यशील चालू था। मैं समझता हूं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। कवि लेखक शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि नगर के कार्यों के साथ वो जुड़े रहने के कारण और व्यक्तित्व के चिंतन को नागरिकों की जो समस्या थी, वो नागरिकों की जो समस्या थी उनके निकट से उनका परिचय हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी को। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी को ग्रामीण लोगों का परिचय तो था, लेकिन इलाहाबाद की नगर पालिका के साथ जुड़ने से वह नगर के जो समस्याएं थी उनका भी उन्हें अनुभव हुआ। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। अब ये अच्छे कार्य करने के कारण देश, अब पहले गांव में उन्होंने कार्य किया, बाद में नगर में कार्य किया, अब वो कार्यरत थे, इसीलिए पूरे देश में छोटी छोटी समस्याएं थी उनका भी उन्हें परिचय हुआ। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के
लिए निर्वाचित हुए। अब पहले गांव के, बाद में नगर के, अब देश की छोटी छोटी समस्याओं से वो परिचित हुए। तो उनकी निष्ठा और मेहनत के कारण और अदम्य यानी कि जो दबाया नहीं जाता वह शब्द समूह के लिए शब्द है। जो दबाया नहीं जाता, ना दबाया ना जा सके वह, तो अदम्य क्षमता के कारण 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांत यानी कि राष्ट्र की सभा के लिए एक निर्वाचित किसे कहते हैं? जो जिसकी बहुमति होती है उनको हम अध्यक्ष बनाते हैं। तो निर्वाचित के रूप में यानी कि बहुमति द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया और वो सही मायने से यानी कि सच्चे अर्थ में वे शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने निर्वाचित किया यानी कि ज्यादा लोगों के एक मत से उन्हें वहां चुना गया और सही मानने से वो शास्त्री जी अब संसदीय जीवन की यानी राजनीतिक जीवन उनका यहाँ राजनीतिक जीवन के कार्य का शुरुआत हुई यहाँ, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। अब वो कार्यरत ही रहे, इसके कारण उनका समापन जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब तक वो कार्यरत रहे। बाद में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देश की जो छोटी बड़ी समस्याएं थी उनका भी वो निवारण करते थे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि और शास्त्री जी की भारतीय राजनीति की इतनी पकड़ थी, लोगों के पूरे देश में कोई भी परेशानी न आए इसलिए वो मेहनत करते रहते थे, समर्पण से वो काम करते रहते थे। इतनी पकड़ के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा है। अब इंदिरा गांधी ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, क्योंकि राजनीतिक कार्यों में वो संपूर्ण श्रेष्ठ और होशियार बन गए थे। तो इंदिरा गांधी जो भारत देश की पहली प्रधानमंत्री नारी थी, यानी कि नारी में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने भी लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी के राजनीतिक मार्गदर्शन से, उनके मार्गदर्शन से मैं भी इस राजनीति में जुड़ गई हूँ, यानी कि मेरा भी जीवन वहां से ही शुरू हुआ है। तो छात्र देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री पहले गांव के छोटे बड़े कार्य करते थे, बाद में वो नगर पालिका यानी कि इलाहाबाद में 6 वर्ष तक नगर पालिका के साथ जुड़ रहे। बाद में वो देश में छोटे बड़े जो कार्य थे वो भी करते थे और करते करते वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। और बाद में भारत देश की पहली नारी प्रधानमंत्री बनी थी वह माननीय इंदिरा बहन गांधी। वह भी इस लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनके मार्गदर्शन से ही इंदिरा गांधी जो है वह भी राजनीतिक में जुड़ी हुई थी। इतना छात्र हम देखेंगे, बाद की चर्चा हम बाद के वीडियो में देखेंगे।